नमस्कार लॉ स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम आपके सेमेस्टर 6 के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यानी कि आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996 को एकदम डिटेल में कवर करने वाले हैं। इस एक ही एक्सप्लेनर में आपके सिलेबस के पॉइंट 2.1 से लेकर 2.8 तक सब कुछ आसान से आसान भाषा में समझेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं जानता हूँ कि ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है। इतने सारे सेक्शंस, अमेंडमेंट्स, केस लॉज, दिमाग घूम जाता है। लेकिन आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। इस एक्सप्लेनर का मकसद आपको रट्टा मरवाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि हर एक कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर करना है, ताकि आप एग्जाम में कॉन्फिडेंटली लिख पाएं। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम एक्ट के इतिहास से शुरू करेंगे, फिर इसके कोर कॉन्सेप्ट्स जैसे कि अग्रीमेंट और ट्राइब्यूनल इनको समझेंगे। उसके बाद ज्यूरिसडिक्शन का जो कंफ्यूजन रहता है ना, उसको दूर करेंगे और कुछ ऐसे लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट केसेस देखेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी हैं। और हाँ, आखिर में एक क्विक रिवीजन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर हमें 1996 में एक नए कानून की जरूरत ही क्यों पड़ी? ऐसा क्या था पुराने एक्ट में? इसके पीछे की कहानी क्या है? चलिए देखते हैं। देखिए, इस एनालॉजी से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। जो पुराना 1940 का एक्ट था ना, वो बिल्कुल एक मैनुअल टाइपराइटर जैसा था। धीमा, हर चीज के लिए कोर्ट के पास जाना पड़ता था और केस सालों साल चलता रहता था। फिर आया 1996 का एक्ट, एक मैकबुक प्रो की तरह फास्ट, मॉडर्न, और इसका सबसे बड़ा फीचर क्या है? कोर्ट के इंटरफेरेंस को कम से कम करना। बस यही वो बदलाव था जिसने भारत को बिजनेस डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए एक अट्रैक्टिव जगह बना दिया। और फिर टाइम के साथ इस एक्ट को और भी बेहतर बनाया गया। इसके 3 मूल सिद्धांत वो हमेशा से रहे हैं। पहला, कोर्ट का कम से कम दखल। दूसरा, पार्टीज को अपने आर्बिट्रेटर और प्रोसीजर चुनने की आजादी, जिसे हम कहते हैं पार्टी ऑटोनॉमी। और तीसरा, टाइम पर फैसला। 2015 के अमेंडमेंट ने तो 12 महीने की टाइमलाइन लाकर इसे और भी स्ट्रिक्ट बना दिया और 2019 में एसीआई का प्रपोजल लाया गया ताकि क्वालिटी आर्बिट्रेटर्स मिल सके। ठीक है, अब जब हमने एक्ट के एवोल्यूशन को समझ लिया है, तो आइए इसकी सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर चलते हैं। वो नींव जिस पर आर्बिट्रेशन की पूरी इमारत टिकी हुई है, यानी द आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। इस एक लाइन को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। अगर कोई वैलिड रिटन अग्रीमेंट नहीं है तो आर्बिट्रेशन हो ही नहीं सकता। इट्स दैट सिंपल। जैसे आत्मा के बिना शरीर नहीं, ठीक वैसे ही एक वैलिड अग्रीमेंट के बिना आर्बिट्रेशन नहीं। ये बात सेक्शन 7 में साफ साफ लिखी है। अच्छा, अब अग्रीमेंट के 2 प्रकार समझना बहुत जरूरी है। डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन तब होता है जब दोनों पार्टीज इंडियन है और इंडियन लॉ ही लागू होता है, सिंपल। लेकिन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन या आईसीए में कम से कम एक पार्टी विदेशी होती है, जैसे कोई फॉरेन कंपनी। इसमें सबसे बड़ा फर्क जो आपको याद रखना है वो ये है कि ज्यूरिसडिक्शन सीधे हाईकोर्ट के पास होता है। आपके एग्जाम के लिए सेक्शन 7 के ये 4 एसेंशियल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला, अग्रीमेंट लिखित यानी इन राइटिंग होना चाहिए। और हाँ, आज के जमाने में ईमेल्स, लेटर्स, यहाँ तक कि व्हाट्सएप चैट्स भी इसमें शामिल हैं। दूसरा, पार्टीज की नियत यानी इंटेंशन एकदम साफ होनी चाहिए कि वो कोर्ट नहीं आर्बिट्रेशन जाना चाहते हैं। तीसरा, ये साइंड होना चाहिए। और आखिर में इसका दायरा यानी स्कोप अच्छे से डिफाइन होना चाहिए कि कौन से झगड़े कवर होंगे। तो नींव बन गई, अग्रीमेंट तैयार है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो फैसला सुनाएंगे, यानी हमारी प्राइवेट कोर्ट, द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। यहाँ पर पार्टी ऑटोनॉमी का प्रिंसिपल फिर से हीरो बनकर आता है। पार्टीज बिल्कुल आजाद है ये चुनने के लिए कि उनके प्राइवेट जजेस यानी आर्बिट्रेटर्स कितने होंगे। बस एक रूल है जो याद रखना है, उनकी संख्या हमेशा ऑड होनी चाहिए, 1, 3, 5, ताकि फैसला टाई ना हो। और अगर पार्टीज आपस में सहमत नहीं हो पाती, कोई बात नहीं, सेक्शन 11 के तहत कोर्ट उनकी मदद करता है आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने में। ये एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए। सेक्शन 12 कहता है कि हर आर्बिट्रेटर की ये अनिवार्य ड्यूटी है, एक जरूरी ड्यूटी है कि वो ऐसी कोई भी बात लिखित में बताए जिससे उसकी निष्पक्षता पर जरा सा भी, छोटा सा भी संदेह हो। इससे प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस बनी रहती है। छोटा सा भी इंटरेस्ट है तो डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा। तो क्या एक आर्बिट्रेटर को हटाया भी जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। सेक्शन 13 के तहत आप उन्हें चैलेंज कर सकते हैं अगर आपके पास उनकी इम्पार्शियलिटी पर शक करने का कोई ठोस आधार है। और सेक्शन 14 के तहत उनका मैंडेट टर्मिनेट हो जाता है अगर वो डे ज्यूरे यानी कानूनी तौर पर या डिफैक्टो यानी असल में अपना काम करने में असमर्थ हैं, फॉर एग्जाम्पल बीमारी। अब आते हैं इस टॉपिक पर जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि भाई कब कोर्ट जाना है और कब ट्रिब्यूनल के पास पावर है। ये जंग क्या है? चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। इस सेक्शन का सबसे सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है ये फ्रेंच टर्म कॉम्पिटेंस। इसका सीधा सा मतलब है आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के पास ये शक्ति है कि वो खुद तय करे कि उसके पास किसी केस को सुनने का अधिकार है भी या नहीं। हर छोटी बात के लिए कोर्ट के पास भागने की जरूरत नहीं है, ट्राइब्यूनल पहले खुद डिसाइड करेगा। ये टेबल आपके लिए ज्यूरिसडिक्शन की मास्टर की है। सेक्शन 5 कहता है कोर्ट्स दूर रहेंगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट, सेक्शन 9 और 17 का फर्क देखिए। अगर कोई अर्जेंट ऑर्डर चाहिए और ट्रिब्यूनल अभी बना ही नहीं है तो आप सेक्शन 9 में कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही ट्रिब्यूनल बन गया वही पावर सेक्शन 17 के तहत ट्रिब्यूनल के पास आ जाती है। और सेक्शन 16 तो ट्रिब्यूनल की सुपर पावर है ही। कानून तो एक चीज है, लेकिन उसे असलियत में लागू कैसे किया जाता है? चलिए अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं रूल्स को कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस में कैसे इंटरप्रेट किया है। इस केस में सबसे बड़ा सवाल ये उठा था कि आर्बिट्रेशन की हद, उसकी सीमा कहाँ तक है। ऐसे कौन से झगड़े हैं जो इतने गंभीर हैं या इतने पब्लिक नेचर के हैं कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ही सुलझा सकती है? इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने एक 4-फोल्ड टेस्ट देकर दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। कोर्ट ने कहा कि जो मामले राइट्स इन रेम से जुड़े हैं या जहां थर्ड पार्टी के राइट्स इन्वॉल्व हैं या फिर क्रिमिनल और पारिवारिक झगड़े जैसे मामले, वो आर्बिट्रेशन के दायरे से बाहर हैं। ये टेस्ट अब एक स्टैंडर्ड बन चुका है। ये केस फेयरनेस के एक बहुत ही जरूरी मुद्दे से जुड़ा था। क्या एक पार्टी, खास करके जो कॉन्ट्रैक्ट में ज्यादा पावरफुल पोजीशन में है, अकेले ही ये फैसला कर सकती है कि आर्बिट्रेटर कौन होगा? क्या ये फेयर है? सुप्रीम कोर्ट का जवाब एकदम साफ और जोरदार था,
बिल्कुल नहीं। कोर्ट ने साफ कहा कि जिस व्यक्ति का उस डिस्प्यूट के नतीजे में कोई भी इंटरेस्ट हो वो आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं कर सकता। प्रोसेस हमेशा न्यूट्रल और निष्पक्ष होना चाहिए। इस फैसले ने शुरुआत में ही इम्पार्शियलिटी के प्रिंसिपल को बहुत ज्यादा मजबूत कर दिया। वाह, हमने बहुत सारी जरूरी बातें कवर कर ली हैं। तो चलिए एग्जाम से ठीक पहले एक सुपर क्विक रिवीजन करते हैं और कुछ आम एग्जाम सवालों को भी देखते हैं। रेडी? तो चलिए कोर आइडियाज को जल्दी से रिवाइज करते हैं। पहला, 1996 एक्ट पुराने एक्ट को रिप्लेस करके स्पीड लाने के लिए आया। दूसरा, लिखित एग्रीमेंट इसकी आत्मा है। तीसरा, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल एक प्राइवेट कोर्ट है जिसे पार्टीज चुनती हैं। चौथा, सेक्शन 16 की कॉम्पिटेंस इसकी सुपर पावर है। पांचवा, कोर्ट्स का रोल मिनिमल है। और आखिर में विद्या द्रोलिया और पर्किंस ईस्टमैन जैसे केसेस ने इस कानून को साफ किया है। ये एक बहुत आम सवाल है जो एग्जाम में आ सकता है। क्या होता है जब आपको पता है कि प्रोसीजर में कोई गलती हुई है लेकिन आप उस वक्त चुप रहते हैं? सेक्शन 4 कहता है कि आपको उसी वक्त फौरन ऑब्जेक्ट करना होगा। अगर आप बिना ऑब्जेक्ट किए प्रोसेस में आगे बढ़ते जाते हैं तो कानून ये मान लेगा कि आपने अपना ऑब्जेक्ट करने का अधिकार वेव कर दिया है, यानी कि छोड़ दिया है। आप अपनी ऑब्जेक्शन को बाद के लिए बचाकर नहीं रख सकते। सिंपल इज दैट। एक और टेक्निकल लेकिन एग्जाम के लिए बहुत जरूरी पॉइंट, कोई भी नोटिस कब रिसीव्ड माना जाता है? क्या जब आप उसे पढ़ते हैं? यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि कानूनी तौर पर एक नोटिस तब रिसीव्ड माना जाता है जब वो डिलीवर हो जाता है, ना कि जब उसे पढ़ा जाता है। इसलिए डिलीवरी की डेट और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एक लाइन इस पूरे एक्ट की फिलॉसफी को बेहतरीन तरीके से समराइज करती है। इसने न्याय के केंद्र को कोर्ट रूम की फॉर्मेलिटीज से निकालकर कॉन्फ्रेंस रूम की एफिशिएंसी में स्थापित कर दिया है। इसके साथ आपने इस एक्ट के कोर प्रिंसिपल्स को मास्टर कर लिया है। अब आप अपने एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आप सबको एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।